नमस्कार दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, एक जहाज, एक शिप किसी एक नहर में क्या अटक गया, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइसेस तक इसका असर दिखा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सब सिर्फ एक शिप की वजह से, और क्या इसका सोल्यूशन निकल रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सुएज कैनाल और पनामा कैनाल के बारे में आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा ही होगा दोस्तों, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में भी इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती ही रही है। आज की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ सुएज कैनाल से 12% ग्लोबल ट्रेड होती है दुनिया भर की। सुएज कैनाल इजिप्ट देश में मौजूद एक मैन मेड कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में लाई करता है। यूरोप को एशिया से जोड़कर रखने का काम करता है। अब वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको लगेगा कि काफी छोटा सा कैनाल होगा, ये 10-20 किलोमीटर लंबा, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही लंबा कैनाल है। 193 किलोमीटर लंबा है ये, और सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। सोच सकते हो कितना मुश्किल काम हुआ होगा। इसे 10 साल से ज्यादा लगे थे बनाने में। 1869 में इसे ओपन अप किया गया था। 1.5 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स ने इस पर काम किया था और इसकी कॉस्ट आई थी $100 मिलियन, जो कि उस जमाने के $100 मिलियन थे। आज के टाइम में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट होगी इसकी, अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लोगे तो। शायद आप सोचोगे दोस्तों कि आज के जमाने में जहां एरोप्लेन्स इतने कॉमन हो गए हैं, शिप्स को कौन यूज करता होगा, लेकिन डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि सुएज कैनाल से जाने वाला जो कार्गो है, अमाउंट ऑफ कार्गो पिछले 10-20 सालों में लगातार बढ़े जा रहा है। सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन में है। जो शिप्स इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जा रहे हैं और यूरोप से एशिया आ रहे हैं, उनके लिए सुएज कैनाल इस्तेमाल करना बहुत सारा पैसा और टाइम बचाता है। एक ऑल्टरनेटिव रूट है अगर एशिया से यूरोप जाना है, साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए वहां पर एक केप ऑफ गुड होप है, वहां से जाओगे तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा समय लगता है। और आज की दुनिया में अगर आपको किसी भी चीज की डिलीवरी रिसीव करनी है तो 2 हफ्ते का डिले बहुत बड़ा डिले होता है। स्ट्रैटेजिकली ये सुएज कैनाल इतना इंपॉर्टेंट है कि 1956 में जब इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया था तो इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ऑलमोस्ट एक जंग पर चले गए थे इजिप्ट के खिलाफ। इस रीजन की वजह से इसे सुएज क्राइसिस करके भी बुलाया जाता है। आज के दिन ऑब्वियसली पूरा सुएज कैनाल ही इजिप्ट सरकार के कंट्रोल में है और बहुत इकोनॉमिक फायदा मिलता है इजिप्ट सरकार को इससे। नंबर्स में लिटरली बताऊं तो $5.61 बिलियन इजिप्ट सरकार ने कमाए थे सुएज कैनाल के टोल के पैसे से सिर्फ 1 साल के अंदर 2020 में। तो आज के दिन जो शिप अटकी है सुएज कैनाल में दोस्तों, जिसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, ये भी अपने आप में बड़ी अनोखी शिप है। इसका नाम है एवर गिवन और ये 400 मीटर से ज्यादा लंबी शिप है। कंपैरिजन के लिए बताऊं, टाइटैनिक याद है? टाइटैनिक पर एक फिल्म भी आई थी, अपने जमाने की सबसे बड़ी शिप हुआ करती थी। टाइटैनिक की टोटल लेंथ थी 269 मीटर्स और इस शिप की लेंथ है 400 मीटर्स, यानी ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ी टाइटैनिक से। आईफिल टावर जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा लंबी ये शिप है। सुएज कैनाल की चौड़ाई है 300 मीटर, तो कोई हैरानी की बात नहीं है जो आप फोटोज ऑनलाइन देखने लग रहे हैं कि ये शिप टेढ़े होकर जो कैनाल में खड़ी है, इसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि इसकी खुद की लंबाई सुएज कैनाल की चौड़ाई से भी ज्यादा है। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ शिप जो सुएज कैनाल परमिट करता है वो 400 मीटर ही है। वैसे ये इतना बड़ा जहाज है कि इसमें 20,000 से ज्यादा कार्गो के कंटेनर्स रखे हैं। हर एक कंटेनर की लेंथ अपने आप में 20 फीट है। इमेजिन करके देखो, अगर इतने सारे कंटेनर्स सड़क के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते, एक कंटेनर को रखने के लिए कम से कम एक ट्रक की जरूरत पड़ती। तो ऐसे ट्रक्स अगर एक के बाद एक खड़े होते लाइन में, तो इन ट्रकों की लाइन 273 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो जाती। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कार्गो इस एक शिप में ट्रैवल कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आज के इस ग्लोबलाइज्ड जमाने में ये शिप भी अपने आप में काफी ग्लोबलाइज्ड है। जापानीज ओन्ड शिप है ये। एक ताइवानीज कंपनी इसे ऑपरेट करती है जिसका नाम है एवरग्रीन मरीन, और जो क्रू मेंबर्स हैं इस शिप के, 25 क्रू मेंबर्स हैं, सारे के सारे इंडियन क्रू मेंबर्स हैं। तो एवरग्रीन जो आपने जहाज के साइड में लिखा हुआ देखा होगा, ये एक्चुअली ताइवानीज कंपनी का नाम है, लेकिन इस जहाज का खुद का नाम है एवर गिवन। जहाज के अटकने के पीछे रीजंस बताए जाते हैं: पुअर विजिबिलिटी, हाई विंड्स और एक सैंडस्टॉर्म, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही थी, शिप का कंट्रोल लूज हो गया, और जो इतने सारे कंटेनर्स एक के ऊपर एक रखे गए थे, जब हवाएं इतनी तेज थी तो वो सेल की तरह एक्ट करे। उन्होंने भी शिप को एक तरफ धकेल दिया और शिप एक्चुअली में साइड में जाकर कैनाल के एक कोने में मिट्टी में धंस गई।
जो ईस्टर्न किनारा है कैनाल का, शिप का आगे वाला हिस्सा उस पार्ट में जाकर अटक गया है और क्योंकि कैनाल के साइड में जो मिट्टी है वो काफी सॉफ्ट है तो ये काफी मिट्टी के अंदर धंस भी गया है आगे का हिस्सा शिप का। तो इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरा सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया और जो पीछे आने वाली शिप्स थी उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। अब उन्हें सोचना था कि क्या वो वहां खड़े होकर इंतजार करें कि इस शिप को हटाया जाए, रास्ता वापस खाली किया जाए। कितने दिन लगेंगे ये करने में, ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं शिप को अटके हुए, या फिर वो वापस निकल लें और साउथ अफ्रीका के नीचे से जाने वाला जो रास्ता है वो ले लें, जो कि 2 हफ्ते का डिले करेगा उन्हें। तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल है। 2 हफ्ते कम टाइम है या फिर 2 हफ्ते से पहले ही ये शिप हट जाएगी और रास्ता खुल जाएगा। सुएज कैनाल से साउथ अफ्रीका वाला रास्ता लेते वक्त एक और भी डर है सोमाली पायरेट्स का। वो रास्ता सोमालिया के पास से होते हुए गुजरता है जहां पर सोमाली पायरेट्स अक्सर पाए जाते हैं। दूसरा, क्योंकि इतनी सारी ग्लोबल ट्रेड सुएज कैनाल से होती है, एस्टिमेट किया गया है जितने अमाउंट ऑफ गुड्स ब्लॉक्ड हैं इस सुएज कैनाल के ब्लॉक्ड होने से, उनकी वर्थ है $400 मिलियन पर आवर या फिर पर दिन $9.7 बिलियन। तो दुनिया भर की ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी कोविड-19 की वजह से और उसके बाद आए लॉकडाउन की वजह से, अब ये एक और प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो गई। इसी की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कमोडिटीज है जो शिप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करी जाती है और कुछ न्यूज़पेपर्स की माने तो कुछ जगहों पर टॉयलेट पेपर शॉर्टेजेस भी हो सकती हैं। तो क्या सोल्यूशन है दोस्तों इस शिप को बाहर निकालने का? 2 मेन सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है जेसीबी की खुदाई मजाक कर रहा हूं, लेकिन पहला सोल्यूशन है कि मिट्टी में खोदते रहो ताकि शिप बाहर आ जाए। लेकिन इसके लिए कई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्सकेवेटिंग की मशीन जिसका टेक्निकल नाम है बैक हो, इसकी फोटोज काफी वायरल गई थी सोशल मीडिया पर। बहुत से लोगों ने मीम्स भी बनाए थे इसको लेकर। ये सामने से खुदाई करके इसके आगे वाले पार्ट में जो मिट्टी है उसे कम करने की कोशिश करेगी ताकि यहां पर पानी आ सके। इसी के साथ ड्रेजर शिप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका काम है पानी के अंदर खुदाई करना। पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, सीबेड होता है, उसे खोदकर और गहरा करना ताकि पानी की डेप्थ बढ़ाई जा सके, जिसका फिर से पर्पस है कि शिप के लिए पानी इतना हो सके कि शिप वापस फ्लोट कर सके। इसके बाद टग बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका काम है पूरे जहाज को खींच के वापस लाइन पर लाना। लेकिन ये जहाज इतना बड़ा है और इतना भारी है कि टग बोट्स अकेले काम नहीं कर सकती। और फाइनली नेचर का भी इंतजार किया जा रहा है कि हाई टाइड आएगा तो कैनाल की जो डेप्थ है वो करीब 18 इंचेस से बढ़ जाएगी, तो शिप का फ्लोट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब है दोस्तों सिर्फ पहला सोल्यूशन। अगर ये सब कुछ काम ना किया तो एक दूसरा सोल्यूशन है कि शिप पे रखे कार्गो को बाहर निकाला जाए एक क्रेन के द्वारा। इतनी लंबी क्रेन लानी भी बड़ी मुश्किल चीज है। अगर क्रेन नहीं आ पाई तो हेलीकॉप्टर के द्वारा कार्गो को उठाकर बाहर रखा जाएगा ताकि शिप पर जो वजन है वो कम हो। शिप का वजन कम होगा तो वो ज्यादा आसानी से फ्लोट करेगी और फिर से ये चीजें अटेम्प्ट करी जाएंगी। अगर पहला सॉल्यूशन काम नहीं करता तो दूसरे सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये पहला सॉल्यूशन बहुत ही जल्द काम करेगा। तो ये है दोस्तों सुएज कैनाल में फंसे जहाज की बड़ी ही दिलचस्प कहानी। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है यहाँ पर। वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।